प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम। स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम बाबा जी। बाबा जी, एक शब्द है और एक विषय भी है और एक विचार भी है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है और अब भारतीयों ने उसकी नब्ज पकड़ ली है। दैट इज कॉल्ड गहरा राज्य, डीप स्टेट, अमेरिका का एक तंत्र, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो दुनिया में जॉर्ज सोरोस, जो दुनिया में अस्थिरता फैला के उनका काम चलता है, उससे उनके पैसे बनते हैं और वो इस प्रकार से दुनिया को नियंत्रित रखते हैं, सबको दबा के रखते हैं। हाल फिलहाल में सबसे बड़ा उदाहरण इसका बांग्लादेश में हमने देखा, जहां शेख हसीना जी की सरकार को चंद सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने सड़क पे आंदोलन करके जो है हटा दिया। उसमें पीछे जमात इस्लामी और ये सब थे, पर सरकार में आता कौन है, सत्ता संभालता कौन है? अमेरिका का पिट्टू मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका जाकर बकायदा बिल क्लिंटन वगैरह को थैंक यू भी कहता है कि भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने हमको बिठा दिया। और उसके बाद देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। यही काम अमेरिका के माध्यम से जब अरब स्प्रिंग, जो सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन था 12-14 साल पहले शुरू हुआ था, लीबिया के गद्दाफी को मारा और वहां से इजिप्ट में सरकारें बदली। हाल फिलहाल का ताजा केस सीरिया का है। तो रशिया में प्रयास किया कि यूक्रेन का एक आदमी जो है मतलब हम किस प्रकार से जनता को भ्रमित करके जेलेंस्की को बिठाया गया वहां पे और जेलेंस्की के माध्यम से रशिया के साथ युद्ध करा दिया गया, जो अब तक चल रहा है। तो पॉइंट इज कि अमेरिका तो चलिए अमेरिका है, बहुत दूर है, 7 समंदर पार है, वहां बैठा हुआ है। वो इस्तेमाल करता है उन देशों के अंदर के ही लोगों का। हमारे यहाँ ऐसे लोग की कमी नहीं है, वो अंग्रेजों के भी सहयोगी रहे, चरण चाटकार रहे, और चाहे राजनीति में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे कहीं भी हो, एनजीओ वाले तो खासकर। ये हाँ। तो बाबा जी, आपको क्या लगता है कि भारत में ये कौन से 2-3 तत्व हैं जिनके माध्यम से भारत में अस्थिरता फैलाने का प्रयास सदैव से, भारत को नियंत्रित करने का प्रयास डीप स्टेट ने सदैव से किया है, और जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जब आपने फर्जी किसान आंदोलन को शुरू से ही पहचान लिया था कि ये है बाहर से ही। तब आप कनाडा और खालिस्तान की भी बात बता रहे थे, जो कोई नहीं कर रहा था मीडिया आंदोलन में। वही हमने पहलवान में भी देखा कि पहलवान भी कहीं से फंडेड थे। जब आपने बताया था कि ये दिल्ली के पार्क होटल में बैठे हुए हैं, बस 2 मिनट के लिए जाते हैं, धरना करते हैं, वापस आके होटल में बैठ जाते हैं, मस्ती मार रहे सब, तो वो भी बाहर से ही कहीं से फंडेड रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है भाई कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए बाहर से पैसे लेके यहाँ पे एकदम तैयार बैठे हैं? बाबा जी। संदीप भाई, कुछ साल पहले मैंने जब पहली बार इल्यूमिनाटी का शब्द सुना तो मुझे लगा यार क्या फालतू की ये कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ना पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते। खैर ये पुरानी बात हो गई, ये 10 10 12 15 साल पहले इल्यूमिनाटी शब्द आया था कि नहीं कुछ लोग हैं बैठ के अमेरिका में, यूरोप में, जो कि सारी दुनिया चला रहे हैं। मुझे ऐसा जब मैंने कहा फालतू की बात। खैर तब तक इंटरनेट आया नहीं था। ये तो मानना पड़ेगा सर कि आम आदमी के हाथ में जो सबसे बड़ा हथियार भगवान ने दे दिया बाय चांस, वो है इंटरनेट। इंटरनेट ने इन षड्यंत्रकारियों को पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया, ये तो मानना पड़ेगा। आज इस्लाम जो कि 1400 साल से सरवाइव कर रहा है, उसके ऊपर अगर दुनिया में कोई एक खतरा है, 1400 साल में पहली बार अगर खतरा आया है, तो वो इंटरनेट है। इंटरनेट ने एक्सपोज कर दिया, पूरा तो पेट चीर के हथौड़ियां दिखा देंगी, ये है तुम्हारा इस्लाम। इसी तरह से इंटरनेट ने डीप स्टेट को भी एक्सपोज कर दिया और सारी दुनिया अब ये समझ रही है कि हाँ यार, ये तो वाकई कुछ लोग हैं जो कि सारी दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। और उसके बाद जब पुराने समय से हम लोग कि कैसे इन्होंने सद्दाम को निपटाया, कैसे इन्होंने गद्दाफी को निपटाया है, कैसे ये अब
अब भाई देखिए ना कैसे मिलके इन्होंने सबने मिलके सीरिया को निपटाया, कैसे ये मिलके रूस को निपटाना चाहते हैं, कैसे इन्होंने यूक्रेन को निपटा दिया, कैसे यूक्रेन में साला एक कठपुतली कॉमेडियन बिठाया। तो सर जब मैंने तार जोड़े ना सारे, तो मुझे समझ में आया कि अरे साला सचमुच यार, कैसे इन्होंने एक कॉमेडियन पंजाब में हमारे सर पे बिठाया है। तो कैसे, हाउ डू दे कल्टिवेट पीपल, किस प्रकार अवार्ड्स दे के। अब तो मुझे दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर उसको इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, तो मतलब कुछ लोगों ने आपको अपना कुत्ता बना के पाल लिया। बल्कि मुझे तो यह भी लगता है कि आज ये जितने पद्मश्री और पद्म भूषण और विभूषण और भारत रत्न और जितना ही कुल है ना, ये क्या नाम, ज्ञान भारत, कौन है वो, हम साहित्य अकादमी है, अकादमी है वो अकादमी, और बुकर और मैगसेसे और जितना भी है नोबल तक, आपको इसलिए दिया और आप पहले कंफर्म किया जाता है कि ये आदमी हमारा कुत्ता बनकर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब मुझे समझ में आया कि ओहो, अरुंधति को क्यों बुकर पुरस्कार दिया गया, ओहो क्यों एक जने हुआ वाटरमैन कहावन राजेंद्र पांडे, एक जने हुआ वो कालीन उद्योगक खा ने पूरा भारत का पूरा हथकरघा और पूरा खा गया। हाँ, जो कालीन वाला है, क्या नाम उसका, कौन सा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी है। हाँ? एक जने हैं वो जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगने दिया, वो जो मेधा पाटकर जो थी, कि हिंदुस्तान में साला कोई प्रोजेक्ट आए तो वहां पहुंच के जो ना धरना दे देना। अब मैं देख रहा हूं सेम पंजाब में हो रहा है कि साला कोई प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में बन जाएगा, पंजाब में बना के दिखा दो साला। बिहार हमने बिहार में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, प्रोजेक्ट चलना शुरू हो रहे हैं, भले हाँ, 3-4 पुल बह गए, वो एक अलग कहानी है। तो लेकिन फिर कुछ प्रोजेक्ट बिहार में भी लग रहे हैं, चलना शुरू हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जा रहा है। पर पंजाब में जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, दिल्ली से एक्सप्रेस वे बनना शुरू हुआ, साला जामनगर से एक्सप्रेस वे बनना शुरू होता है, पंजाब में आके क्या बोला, अरे खत्म, अब आगे नहीं बनेगा। क्यों? अरे पंजाब का किसान है, जमीन ये नहीं देगा। तो सर हमें लगा कि यार अच्छा एक मिनट, डीप स्टेट ने ये जितने, अब मैंने जितने हैं ये अवार्ड वाले, ये अच्छा, इनका चेला बनेगा वो जो लिबरल होगा, जो वोक होगा, जो सेक्युलर होगा। तो लिबरलिज्म फैला दो, सेक्युलरिज्म फैला दो, वोकिज्म फैला दो, हैं, वामपंथी, जेएनयू का पढ़ा हुआ। तो सर हमें लगा कि अरे यार ये तो बड़े बहुत बढ़िया डिजाइन और बहुत आसान है। कुछ पैसे दो चाहे जो बुलवा लो, कुछ पैसे दो चाहे जो लिखवा लो, कुछ पैसे दो चाहे जो सिनेमा लिखवा लो, चाहे सिनेमा बनवा लो, कुछ पैसे दो चाहे जो कविता लिखवा लो, कुछ पैसे दो जो चाहे साहित्य लिखवा लो, कुछ पैसे दो जो चाहे भाषण दिलवा लो, सड़क पे दंगा करा लो, कुछ पैसे दो सड़क पे दंगा करा लो। अच्छा, वन रैंक वन पेंशन के नाम पे फौजी डीप स्टेट के एजेंट बन गए, एक्स सर्विसमैन ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे बन गए, किसान हो गए, जवान हो गए, महिलाएं हो गई, वकील हो गए। हर संस्था में अपनी सोच घुसेड़ दो। मतलब ये, और सबसे बड़ी बात, एक बार
महर्षि दयानंद से जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो महर्षि दयानंद से कुछ लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, हम भी हिंदुत्व से अलग होके एक अलग धर्म बना लें क्या? तो उन्होंने कहा, नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। नदी जब तक अपने तटबंधों के अंदर अपने दोनों तटों के अंदर बहती है, तब तक वो जीवनदायिनी होती है। जब वो तटबंध तोड़ के बहने लगती है, अलग बहने लगती है, जब रास्ता बदलती है, तो विनाश करती है। हमें इस हिंदुत्व के अंदर रह के ही सिर्फ अंधविश्वासों का और इनका हमने विरोध करना है, पर हम हिंदुत्व से अलग नहीं जाएंगे। 1875 में, आज से 150 साल पहले, एक व्यक्ति इतना दूरदर्शी था, पर जब खालसा की नींव रखी थी, तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि मेरे ये शिष्य, मेरे ये सिख देश को तोड़ने की बात कर लगेंगे? जिस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उसी हिंदू धर्म के ये सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे और इन्हीं मुसलमानों के साथ मिलके इन्हीं हिंदुओं के खिलाफ लड़ेंगे। आप बताइए, आज जो सबसे बड़ी युति चल रही है, आप पंजाब में जाके देखिए, खालिस्तानियों के जो सबसे गहरे दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के मुल्ले हैं। आज क्या सब, वारे वार, क्या जुगलबंदी है। ओ हो, गुरुद्वारों में इफ्तार हो रही है, गुरुद्वारों में नमाज पढ़ाई जा रही है। तो सर बात ये ना, ये सारा डीप स्टेट का किया धरा है। पन्नू अमेरिका में बैठ के खालिस्तान का नक्शा बनाता है और रावी नदी से मात्र 4 किलोमीटर उस पार करतारपुर साहब को खालिस्तान में शामिल नहीं करता है। ननकाना साहब, जो कि जन्मस्थली है गुरु नानक देव की, उसको खालिस्तान में शामिल नहीं करता है। सर महाराणा महाराजा रणजीत सिंह का तो हाँ, पूरा ये साम्राज्य 3/4 हाँ उधर है, उसको खालिस्तान में शामिल नहीं करता है। परंतु कोटा और बूंदी में 1000 परिवार रहते हैं, सिर्फ 1000 परिवार सिखों के, वहां तक खालिस्तान है। सर पटना भी ले लेना चाहिए था, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली थी। जब इतना बढ़ ही गए थे आगे, तो 2-4 कदम और आगे बढ़ के बिहार भी ले लो भाई। और सबसे अच्छा बड़ी लेकिन बात, नहीं 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 उसके सर, इस लेकिन बेहुदा विचार के देयर आर बायर्स। उसमें एक आपने देखा होगा नक्शे में, एक बकायदा उधर कहीं राजस्थान में बीकानेर साइड कहाँ है, वहां से एक रोड आई है जो कोटा बूंदी को कनेक्ट कर रही है। एक पीली सी रोड है। गंगानगर से भी ले रखा है सर वो सब पूरा। हाँ हाँ हाँ, उससे वहाँ कर लेंगे। अस्पताल है ना, वहाँ इन लोग का कैंसर का इलाज होता है ना सर। कैंसर ट्रेन चलती है, झुंझुनू गंगानगर जाती है, वहां उसको नहीं लेंगे खालिस्तान में, तो कैंसर का इलाज कैसे होगा इन लोग का? पंजाब में तो परंतु बना नहीं पाए। महाराजा रणजीत सिंह का सारा साम्राज्य जो है वो पाकिस्तान में छोड़ दिया। पाकिस्तान की एक ईंट खालिस्तान में मिलाने की हिम्मत नहीं है इन खालिस्तानियों की। हिंदुस्तान इनको आधा चाहिए, कोटा बूंदी तक, राजस्थान तक चाहिए। सर इन लोग को खालिस्तान को दिल्ली तक चाहिए, उधर से भाई लोग बांग्लादेश के भी आजकल नक्शा बढ़ा लिए हैं, कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, बिहार सब हमको चाहिए क्योंकि हमारा है ये। वो एक अलग डीप स्टेट के एजेंट्स हैं। सो पॉइंट इसकी, ये तो बाहर से कर रहे हैं सर। अंदर में आपने जैसे एक बताया कि किसान आंदोलन के नाम पे आड़ती और खालिस्तानी सड़क पे आ रहे थे। कुछ मुसलमान सड़क पे आने को बेताब हैं, पर बस आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो लोग अब जब उनके मन की सरकार आ जाती है तभी वो सड़क पे आते हैं। वो सरकार के प्रोटेक्शन में ही सड़क पे आते हैं, विपरीत सरकार में सड़क पे नहीं आते मरने के लिए। इतने समझदार होते हैं सर वो। तो योगी जी के राज में तो कतई सड़क पे नहीं आते, 2-4 पत्थर चलाते हैं तो योगी जी पूरी जड़ी खोद देते हैं।
तो एकदम शांत बैठे हों, कोई तकलीफ नहीं है उन लोग को। मुझे ये जानना है सर, स्टूडेंट सड़क पे आ जाते हैं, यहाँ पे पर्चा लीक हो गया, सड़क पे आ गए, वहाँ पे कुछ और हो गया, अग्निवीर के नाम पे सड़क पे आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी वल्नरेबल कौम है सर, काम धाम करती नहीं है, पढ़ाई लिखाई कम करती है, बाकी काम ज्यादा करती है। फिलहाल तो आजकल तो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, बस निकल नहीं रहा है, बस लगे हुए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। एक इनको भी माध्यम बनाया जा सकता है क्या, या बनाया जा रहा है क्या सर? आप तो इन पे भी नजर रखते हैं, ये क्योंकि बड़ी शर्जील इमाम क्या वल्नरेबल था? शर्जील इमाम क्या है? पूरी जेएनयू क्या है? पूरी एएमयू क्या है? पूरी जामिया मिलिया क्या है? पूरी जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या है? मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के आसपास, हाँ, प्रयागराज में, वो सब क्या है? पटना से जो ट्रेनें जलाई हैं सर इन लोगों ने, दो चार हाँ, साल पहले ही जलाई हैं अग्निवीर के नाम वो पे। सब क्या है? अच्छा, उसके बाद हिंदू जैसा अखबार क्या है? मतलब आप मुझे ये बताइए ना, ये रवीश कुमार से लेके पुण्य प्रसून वाजपेयी और सत्य हिंदी .com और अजीत अंजुम और जो ये राठी, ये क्या है? क्या इनको नहीं पता है कि हम अपने देश को तोड़ने के लिए एक विघटनकारी षड्यंत्र में एक का हिस्सा बन रहे हैं? क्या इनको वाकई नहीं पता है क्या? आप बताइए कि इतने बड़े पता है बड़े सर पत्रकार कि क्या, कि उनका जो विचार है। अच्छा, एक मिनट, एमएसपी की लीगल गारंटी क्या होती है और पूरी भारतीय कृषि का विनाश कर देगी, भारत को दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा ये विचार। एमएसपी की लीगल गारंटी हमको दो। 150 लोग बैठे हैं, बलबीर सिंह जी कल गए थे, बता रहे थे शंभू बॉर्डर पे कुल जमा 150 लोग बैठे हैं और 150 लोगों ने पूरे पंजाब को बंधक बना रखा है। आप इमेजिन करिए कि लखनऊ को कानपुर से जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 साल से बंद हो, जाम हो, और पूरा ट्रैफिक कहीं गांव से। मैं अभी पीछे, मैं और मेरा बेटा, हम अपनी गाड़ी से 2 बार उन रास्तों से निकले। सर, डिस्टेंस रहा होगा लगभग 20 किलोमीटर और हम कार में थे। 3.5 घंटे लगे हमें 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में। उस रोड पर आप सोच लीजिए कि 60 टन, और गांव की छोटी छोटी सड़क जिसकी चौड़ाई है करीब 8 फुट, उस पर ट्रकें भी चल रही होंगी। उनपे 120 टन वाली 16 चक्का का ट्राला लिए एक ट्रक खड़ा था। ये पिछले 1 साल से चल रहा है। वहीं जहां ये शंभू बॉर्डर है, वहां से थोड़ी दूर 152D नाम का एक एक्सप्रेसवे, जो कि अंबाला से नारनौल बन के तैयार हुआ है, उससे हम लोग जयपुर जा रहे थे। हमें नारनौल से जयपुर जाना था। तो उस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए एक ट्रक को 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सर, पंजाब की पूरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो पूरे देश भर से आता है और फिर मटेरियल बन के देश भर में जाता है, सर जिस ट्रक का भाड़ा, जिस मटेरियल का माल ढुलाई 700 रुपए टन थी, इस आंदोलन के कारण 1,000 रुपए टन हो गई। 30% से ज्यादा, बल्कि 35%, जब बल्कि और सर ज्यादा, 700 से 1,000 हुई है, 40% ज्यादा। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेजर कॉस्ट तो फ्यूल होता है, डीजल होता है। हाँ, वही सड़क पे बैठ के जला रहे हो तो जो बंदा एक बार टैंकर फुल करा के एक जगह से दूसरी जगह जा जाता है, तो उसका तो फ्यूल कंजम्पशन ही डबल हो गया होगा, जो जो ट्रिपल हो रास्ता गया होगा। 20 मिनट में जो रास्ता 20 मिनट में कवर होता था, आजकल 6 घंटे में कवर हो रहा है ना। तो उन्होंने माल बढ़ा दिया। अव्वल तो वो वहां के माल ले ही नहीं रहे। पंजाब ने बोला हम वाले मोटर वाले ना,
कुरुक्षेत्र करनाल उतरवा लो, हम वहां पंजाब नहीं जाएंगे, वहां से आगे अपना ढुलवा लेना। सर, नट बोल्ट फास्टनर्स की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी लुधियाना में, साइकिल की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी लुधियाना में, इसके अलावा और बहुत सारी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है लुधियाना में, मंडी गोविंदगढ़ में, होशियारपुर में, जलंधर में, मोगा में, बटाला में। सर, मेरे एक मित्र हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है मंडी गोविंदगढ़ में, वो बता रहे थे कि अकेले मंडी गोविंदगढ़ का 1.5 करोड़ रुपया पर डे सिर्फ माल की ढुलाई का लॉस हो रहा है। 1.5 करोड़ रुपया पर डे, इसका मतलब 500 गोविंदगढ़ से तो 600 करोड़ रुपया साल का लॉस। मेटल की मंडी है ना सर, मेटल की बहुत हाँ, बड़ी पूरी मंडी मेटल। है, हाँ, स्क्रैप मेटल। इसी सरिया तरह बनता से है सर वहां लुधियाना पे। 3-4 फैक्ट्री से तो सरिया बनाती 300-400 है। 500। अच्छा, मतलब 3-4 मेरी जानकारी में थी, खैर। और सर 300-400 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज। हम्म अब तो खैर पंजाब से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है रायपुर छत्तीसगढ़ हम्म इधर शिफ्ट हो गई, हम्म बिहार साइड शिफ्ट हो गई, इधर शिफ्ट हो गई, हम्म क्योंकि हम्म उधर कोयला और लोहा सस्ता था, तो उन्होंने कहा जी फिर हम यहाँ हम्म क्यों बनाए, वहीं बनाएंगे। तो खैर, हम्म। कुल मिला के सर कहने का मतलब है, इस किसान आंदोलन ने पूरे के पूरे पंजाब की इंडस्ट्री और पूरे पंजाब के बिजनेस को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि डल्लेवाल मरने वाला है, डल्लेवाल मरने वाला है, तुम इसको अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो पंजाब सरकार ने बकायदा एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि जी वो जाना नहीं चाहते हैं अस्पताल, और हम उनको जबरदस्ती फिजिकली रिमूव नहीं करना चाहते, उनको कष्ट होगा, इसलिए हमने एक टेम्परेरी अस्पताल वहीं धरना स्थल पे ही बना दिया है। तो मोहल्ला उन्होंने क्लिनिक बनाए क्या उनसे सर? पूछते कि उनको चम्मच से जो पानी पिला रहे हो, शर्मिला एरोम जो है 14 साल धरना दी थी, तो उसके पेट में पाइप डाल के उनको जबरदस्ती दूध और पानी पिलाती थी सरकार, डल्लेवाल को क्यों नहीं पिला रहे हो। तो नहीं सर, फैक्ट ये है कि आज पूरे की पूरी पंजाब गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी और डीप स्टेट इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगर डल्लेवाल मर जाए तो हम फिर पंजाब में डल्लेवाल की मौत का दोषी मोदी को बनाकर पूरे पंजाब में आग लगाएंगे। एक लाश चाहिए उनको। हाँ, दे आर वेटिंग फॉर डल्लेवाल टू डाई। जैसे गिद्ध नहीं मंडराते हैं सर, हाँ बिल्कुल, मरने गिद्ध जो वाले। है, वल्चर इज द पेशेंट बर्ड, वो हम्म वेट करता है जब तक पशु की आखिरी सांस निकल नहीं जाती। तो वहां वो मोहल्ला पेड़ पे क्लिनिक बैठ के बनवाए क्या इंतजार। सर ये लोग? एक मोहल्ला क्लिनिक बना देते, उसी में इलाज कर देते, वहीं पे टेम्पररी। बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक में तो एक्सपर्ट है ये लोग, न्यूट्रिशन ही तो देना है, कौन सी सर्जरी करनी है। आज डल्लेवाल साहब के अनशन का 27वां दिन था, और पंजाब गवर्नमेंट इंतजार कर रही है कि किसी तो इन तरह लोग, डल्लेवाल। नहीं नहीं सर, इन लोग का तो अनशन का एक और तरीका होता है ना, पीछे जाके चुपचाप खा पी लेते हैं, जैसे आतिशी मार लेना करती थी, केजरीवाल करता था, वो भी नहीं नहीं नहीं, करने इनका देते क्या? डीप स्टेट का अनशन जो है, जब इनको लास्ट नहीं चाहिए होती है, हम्म जब सिर्फ सरकार में देश में अनार्की फैलानी है, लाश नहीं चाहिए, हम्म तब ये स्टील क्लास मेंशन करते हैं। हाँ। परंतु जहां लाश चाहिए, फिर बात यह ना कि कुछ सब कुछ कर लिया, द किसान आंदोलन डिड नॉट पिक अप। अभी लेटेस्ट जो अभी तो दिल्ली मार्च, उसमें 100 आदमी निकल, बलबीर सिंह जी गए थे, बता रहे थे शंभू बॉर्डर पे कुल 150 लोग बैठे हुए, 150 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रखा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान को बंधक बना के, पूरे हिंदुस्तान की पूरी एक पंजाब जैसे स्टेट को 150 लोगों ने कब्जा कर रखा है। और मोदी जी, अच्छा, और एक और मजेदार सुन लीजिए, 25 दिन में 6 पुलिस स्टेशन के ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला किया है खालिस्तानियों ने, और बाकायदा फिर क्लेम किया है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। किसी मीडिया में तो सुना ही नहीं थी सर इसे खबर। यस, मैं यही सवाल पूछ रहा हूं,
कि हिंदुस्तान के किसी मीडिया ने इस घटना को कवर किया कि 25 दिन में 6 थाने। और पंजाब पुलिस बयान देती है कि नहीं नहीं कोई टायर पाटिया होना, असी चेक कर रहे हैं, नहीं नहीं कोई मरिया नहीं, कोई बंदा नहीं मरिया। पंजाब पुलिस का बयान आया कि नहीं नहीं कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। टायर फट गया। हाँ, शुरू में बयान दिया जब वो इस्लामाबाद नाम का एक थाना था अमृतसर में, कहते कोई टायर फटा होगा। तो ट्रकें तो जा नहीं रही है सर, ट्रकें तो बेचारी करनाल में अनलोड हो रही हैं, तो टायर किसका फटा? तो इनसेन। सर बात यह है इस पे से सवाल है सर, आपने बड़ी सही बात बताई। मीडिया अगर पंजाब की इन घटनाओं का, खालिस्तानियों की खबर छिपा रहा है, तो क्या दिल्ली का मीडिया भी डीप स्टेट का एक पार्ट है? क्योंकि इसी दिल्ली की मीडिया ने तो हमको केजरीवाल परोसा है। केजरीवाल इन्हीं की तो पैदाइश है, दिल्ली मीडिया की। टीवी पे आप दिखा एक दिखा काम के इसको करिए, आप जी। एक काम करिए, आपके, मैं दर्शकों को बोलूंगा कि 1 मिनट का ब्रेक तो नहीं लेंगे, मैं 1 मिनट आपको आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि संदीप आरके सिंह यहीं कैमरा पे बैठे बैठे सर्च करिए, जरा गूगल पे सर्च करिए कि पंजाब में पिछले 25 दिनों में जो पुलिस स्टेशंस पे जो अटैक हुए हैं उनकी कोई कवरेज आप मुझे नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर अरे पे खोल के दिखा आपने दीजिए। तुरंत बताया, ग्रेनेड ब्लास्ट एट अबैंडन्ड पुलिस पोस्ट, जो पुलिस पोस्ट छोड़ दी गई थी वहां पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अच्छा, भाई कब वाह, किए गए ये न्यूज? ये 2 दिन पहले की। लेकिन सर क्या है कि ग्रेनेड जो ब्लास्ट हुआ है वो अबैंडन्ड पुलिस पोस्ट पे, कि वो कोई पुराना थाना रहा होगा, वहां से शिफ्ट हो गया, और ये बाकी न्यूज 6 में का है, ये जिक्र है, वीडियो। हाँ, बाकी 6 थानों का जिक्र है। एक में न्यूज में है कि डेक्कन हेराल्ड करके, वो कहने हैं कि 5वीं घटना है बस ये, और छोटी सी है हाँ, सर। वो पुरानी दो होगी। वीडियोस में क्या है, वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की खबर है मैक्स, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है इस पे, बस इन फुटनोट नहीं होता है, किसी 7वें पेज की किसी छोटी घटना। किसी यूट्यूबर ने इस पे कोई 10-20 हम्म, मिनट का वीडियो किया हो। दैनिक भास्कर का आया 1 हफ्ते पहले का, लेकिन वो सिर्फ क्या है ना, छोटा छोटा है, फुटनोट नहीं होता कि न्यूज में जरा सा दिखा के हटाओ। हाँ, फॉर्मेलिटी खाना पूरी पूरी, हो गई। कालम पूरा के जिसको करना कहते हैं। मतलब खालिस्तानी 25 दिन में 6 थानों पर हमला कर दे रहे हैं हम्म, और हमारे देश में कोई खबर नहीं बन रही। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो छोड़िए, नेशनल मीडिया छोड़िए, सोशल मीडिया भी कवर नहीं कर रहा, मेरे आपके जैसे यूट्यूबर भी कवर नहीं कर रहा है। मैं तो सर खैर लेकिन मैं तो कम उस से कम 8 या 9 वीडियो बना चुका हूं इस पे। नहीं, उससे जरूरी खबर चल रही है ना सर, कि टीवी पे धर्मग्रंथ फाड़े जा रहे हैं, भारती जी फाड़ रही हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर है। प्रियंका जी ने झोला पहन लिया है, वो ज्यादा बड़ी खबर है साहब। राहुल जी नीली टी शर्ट आज अरे पहन एक लिए मिनट, हैं। वो दिलजीत दोसांझ पूरे इंडिया में कंसर्ट कर गया, पता नहीं 500 रुपए का टिकट 25,000 में ब्लैक हो गया आपके लखनऊ में, पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी लाइन थी। आपको पता है कि दिलजीत दोसांझ का खालिस्तान के प्रति क्या रवैया है, या खालिस्तान का वो कितना बड़ा समर्थक है? और पहले दोनों वाले का जन्म क्या क्या स्पीड थे, रिकॉर्ड्स के माध्यम से होता है। कंगना रनावत को जब एक खालिस्तानी माइंडसेट की सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ मारा था, तो इसने उसको बहुत शाबाशी दी थी और बहुत उसकी तारीफ के पुल बांधे थे। ही वाज सपोर्टिंग दैट हम्म, सीआईएसएफ कांस्टेबल। और हम्म, आपको मालूम है दिलजीत दोसांझ के इतने सारे कंसर्ट हुए, जहां जहां जाता था वहां पे ये ट्वीट करता था। तो मान लीजिए वहां गया, लखनऊ में गया था तो लखनऊ में आगे उसने अपना बोला लखनऊ और फिर भारत का अपना झंडा। भारत का नक्शा। पर सर जब चंडीगढ़ में इसका असर हुआ तो उस पर भारत का नक्शा नहीं लगाया था दिलजीत दोसांझ। सर किसान आंदोलन के समय बहुत वोकल था। एक बात बताइए, तो दिल्ली दोसांझ को पैदा किसने किया? ऐसे गायक की कमी तो है नहीं, पर एक आदमी जब अनुपमा पहले तो मुझे चोपड़ा ये इंटरव्यू समझ, लेती हैं। सर दिलजीत दोसांझ और वो क्या नाम था वो जिसको दीप गोली सिद्धू, मार दी थी? नहीं वो, अरे वो जो सिद्धू मूसेवाला। मूसेवाला,
ये लोग गायक भी थे, मुझे तो अब समझ में आ रहा था, हम तो बहुत बड़े मूर्ख थे। जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और भीमसेन जोशी और इनको और बेगम अख्तर को हम लोग तो गायक समझते थे। हमें तो अब पता चला कि सोनू नहीं नहीं, निगम। मूसेवाला भी एक गायक है। ये लोग गायक सर हैं। और हनी सिद्धू सिंह मूसेवाले के गायक है लिरिक्स साहब। आपने सुने? सिद्धू मूसेवाले के लिरिक्स सुने हैं आपने? उसने एसवाईएल गाना जो गाया है, और इसके अलावा 100 गाने उसके, प्योर खालिस्तानी मानसिकता। और हमारा हिंदुस्तान का यूथ उसको सिर पे, एक एक मैंने दिल्ली के एक हिंदू लड़के से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? बोला जी ये गायक है। मैंने कहा ये क्या करता है? गाने गाता है। क्या गाने गाता है? आपने कभी आप गाने इसके सुनते हैं? बोला हाँ जी सुनते हैं, खूब सुनते हैं, दिन रात सुनते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने कहा उन गानों के लिरिक्स क्या होते हैं, क्या बोलता है उन गानों में, ये सुना कभी? नहीं। एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एलीट कॉलेजेस थे ना, या हंसराज किरोड़ीमल, इस टाइप के कॉलेज का स्टूडेंट था वो। सर बादशाह भी तो वहीं की पैदाइश है, सेंट स्टीफेंस का निकला हुआ है बादशाह। तो बहुत आप बड़ा कह रहे हैं कि सिंगर है डीप साहब। स्टेट का एजेंट कौन है? सर आपको याद है कठुआ हुआ था? कठुआ में एक हाँ रेप कांड हुआ था। जी। बादशाह और बॉलीवुड के जितने थे, ये जितने गायक जितने आप नाम ले रहे हो, ये सब तख्ती टांगे खड़े हुए थे कि देवी स्थान से हमको शर्म आती नहीं है। नहीं, अशेम टू रेप बी इन। हिंदू, हिंदू होने में शर्म आ रही थी इनको। हम्म। तो सर ये कोऑर्डिनेटेड था। 1 मिनट, 1984 में कितनी डेड बॉडीज और क्या क्या निकला था महिलाओं का, याद दिलाना पड़ेगा क्या? इसमें से कितने खड़े हुए थे तख्ती लेके? अभी सर जब पंजाब में दो चार लोग को, एक तो यही पिछले वाले आंदोलन में एक बंदे को जब पुलिस बैरिकेड पे टांग के मारा था, फिर एक हम्म। लड़की के साथ रेप करके मारा था, अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब के पास में जब बेअदबी की थी और तब मारा था गुरु मंदिर के अंदर, कितने खड़े हुए क्या अशेम टू बी अ सिख? एक नहीं। नहीं, अभी तुम्हारा एक ब्लू आइड बॉय स्वर्ण मंदिर के अंदर रिवॉल्वर लेके घूम रहा था, उसने फायर किया, ऊपर जाके लगी। मैंने कहा बेअदबी हुई कि नहीं हुई? अरे सर जब संत भिंडरा वाला बैठ के वहां पे, जब वो तो आप किताब, एक किताब है बड़ी अच्छी, जीबीएस सिद्धू जी की। एक सेकंड रुकिएगा, मैं लिखता हूँ। द खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी। यस, आई हैव दिस बुक। डी हाँ, डिटेल्ड है सर कि जब सिद्ध भिंडरावाला की लाश निकाली गई थी, उसके बाद इन लोगों ने, उसके बाद भी 1989 तक गुरु मन श्री स्वर्ण मंदिर में इन लोगों ने क्या क्या गंध किया है, लड़कियों का रेप किया है वहां पे। मतलब अब मैं शब्द लूंगा तो शायद मेरे पे बेअदबी का आ जाएगा, क्योंकि कर्म जो करेगा उसकी तो बेअदबी नहीं होगी, जो बोल देगा उसकी हो जाएगी। तो क्या क्या गंध मचाई है इन लोगों ने वहां पे। तब बेअदबी नहीं थी, तब वो तो सर संत भिंडरावाला है, उनका तो क्या ही कहा जाए। वो भी किसी के एजेंट रहे होंगे। कहा जाता है इंदिरा गांधी के एजेंट थे, बस मशहूर हो के बाद में उन्हीं को निपटा दिए। खैर ये सब तो दर्शकों में ये कहना चाह रहा था कि हम और बाबा जी इन बातों को लगातार कर रहे हैं, करेंगे। और भारत के अंदर ऐसे लोगों की पहचान करना अति आवश्यक है, जो बाहर से चंद पैसे लेकर भारत को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमारी आपकी सबकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही चंद लोग हैं जो भारत को बेचने को तैयार बैठे हैं विदेशियों के हाथों। खरीदार है अमेरिका, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, मुल्ले, इस्लामिक। भारत में ही जब जमीनों पे कब्जा चल रहा है, वक्फ का कब्जा चल रहा है, कोई सांस नहीं ले रहा है। कभी किसी जुडिशरी ने नहीं बोला कि अरे कैसे तुमने जमीन कब्जा कर ली। जो आंख मूंद के बैठे हैं मुसलमान वोट बैंक के आगे, ये जो नेता जो मुसलमान वोट बैंक से बन जाते हैं सीएम, और अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव, तेजस्वी यादव, या इनके चेले चपाटे गुर्गे कांग्रेसी कार्यकर्ता या मीडिया में इनके समर्थक, ये पहचानने की बड़ी आवश्यकता है। इनको निपटेंगे तभी हम भारत बचा पाएंगे, क्योंकि ये तो तैयार है बेचने के लिए। तो बाबा जी मैं चाहूंगा कि आगे भी आप हमें समय दें,
और ऐसे लोगों पर, ऐसी संस्थाओं पर लगातार आप जो अपनी नज़र बनाए रखते हैं कि आपने पंजाब की बहुत डिटेल में आप हमेशा बताते रहते हैं। मुझे जो पंजाब के बारे में आपसे जानकारी मिलती, कहीं नहीं मिलती। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अवेयर रहें, लेकिन आती ही नहीं है जानकारी, वो आपके माध्यम से पता चलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमें समय दिया। जय और आज की हमारी चर्चा थी दर्शकों, पर चर्चाओं में क्या, बातचीत में ही ना बहुत सारी ऐसी बातें निकलती हैं जो सवाल-जवाब में अक्सर नहीं निकल पाती। तो अगर आपको हमारी बातें सही लगी हों, ज़रूरी लगी हों, काम की लगी हों, तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्रारब्ध चैनल सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी चैनल सब्सक्राइब करें और हम आपके साथ अपना ये जानकारी, अपना ज्ञान, अपनी जो भी हम बटोरते हैं, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप भी कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।